गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। तो कल हम लोग बात कर रहे थे ऐसे टॉपिक के बारे में जो नियोजन और सतत पोषणी विकास को लेकर के था, है ना। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ में शुरुआत कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है परिवहन तथा संचार। परिवहन और संचार, इसके बिना हम लोग अछूते नहीं है। हम हर दिन सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, भावों का, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अभी आप लोगों को पता है कि शादियों का दौर चल रहा है, तो कोई मामा के यहाँ जा रहा है, कोई फूफी के यहाँ जा रहा है, कोई रिश्तेदारी में जा रहा है। जा रहे कि नहीं जा रहे? तो हम लोग किससे जाते हैं? साधनों के द्वारा जाते हैं। और वो साधन क्या कहलाते हैं? यातायात के साधन कहलाते हैं। लाना ले जाना, सेवाओं को लाना ले जाना, आदमियों को, पशुओं को, किसी को लाना ले जाना, ये यातायात के साधनों की वजह से ही संभव है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे परिवहन क्या होता है। तो परिवहन वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। वस्तुओं को या सेवाओं को, दोनों चीजें इसमें, वस्तुओं या सेवाओं को। आप लोगों ने देखा होगा कि यदि कोई दूर दराज क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति यदि बीमार हो जाता है तो फिर उसको इलाज देने के लिए कंपाउंडर साहब या डॉक्टर साहब बुलाए जाते हैं। तो वो उस व्यक्ति का महत्व नहीं है, उसकी सेवा का महत्व है। अगर वहां पे एक शिक्षक को ले जाया जाए या एक राजनेता को ले जाया जाए तो वो फायदा नहीं दे सकता उस मरीज को। उस मरीज को फायदा कौन देगा? एक डॉक्टर या कंपाउंडर ही देगा। तो फिर वो क्या कहलाएगा? वो एक सेवा कहलाएगी। तो इस तरीके से वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। परिवहन के लिए जमीन, पानी, हवा और पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने एक पाठ पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था कि पाइपलाइनों के माध्यम से जो केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, दूध है, इन चीजों का जो है परिवहन किया जा रहा है। पीछे वाली लड़कियां आवाज नहीं करें बिल्कुल भी। परिवहन है, डीजल है, पेट्रोल है और भी जो तरल पदार्थ हैं, पानी है। आप लोगों ने देखा है हमारे धौलपुर जिले में जो चंबल नदी है उससे जो है पानी केवला देव घना वन्य पक्षी अभयारण्य जो है भरतपुर में, केवला देव, वहां के लिए भेजा जा रहा है पानी। पाइथन पॉइंट है वहां पे जो है पानी भेजा जा रहा है। हमारे धौलपुर में भी पानी की जो आपूर्ति हो रही है, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई की सुविधाएं तो है ही, साथ में इससे जो है पीने के लिए पानी भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से परिवहन के लिए पानी, जमीन, हवा और पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, जमीन पर परिवहन होता है, पानी से परिवहन होता है। कैसे होता है? पानी का जहाज है, नाव है, तो उसके माध्यम से हो रहा है। ले जाते कि नहीं ले जाते? अब देखिए, हवा है तो वायुयान बोलते हैं, बोलते कि नहीं? हेलीकॉप्टर है। पाइपलाइन के माध्यम से पाइपलाइन बिछा करके और उसके माध्यम से जो तरल पदार्थ होते हैं, चाहे पानी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, यहाँ तक कि विदेशों में ऐसी तकनीकें विकसित की गई हैं कि पाइपलाइनों के द्वारा घर पे ही दूध की भी व्यवस्था है, दूध भी आ जाता है। और अब तो ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहे, अब तो हमारे धौलपुर की ही बात कर ले हम लोग। हमारे धौलपुर में घरों में गैस पाइपलाइन बिछा दी गई है और जो है जितनी आप लोग यूज करेंगे उतना अपना पेमेंट आ जाएगा, वो आ जाएगा, उसका जो बिल होगा वो आ जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं जो है वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना जो है परिवहन के लिए जमीन, पानी, हवा और पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो बताइए, परिवहन में किसी को भी दिक्कत नहीं? सेवाओं और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ठीक है, मर्जी से, अपनी मर्जी से ले जाना, या नहीं जा रहे हैं तो जबरदस्ती ले जाना, लेकिन ले जाना, कुल मिलाकर के स्थान चेंज हो जाए तो वो परिवहन हो गया। अब देखिए, अगला है संचार। संचार क्या होता है? सूचनाओं और विचारों का, सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान करके
जैसे किसी को ज्ञान है तो उसका आदान प्रदान करना, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उनका आदान प्रदान करना। आज हम मोबाइल के दीवाने हो गए, है ना, लेकिन पहले जब हमारे दादा परदादा या दादी बुआ बड़े बुजुर्ग जो लोग होते थे उनके पास हम बैठ जाते थे और कहते थे दादा कोई कहानी सुना दो, दादा आप जब हम जैसे थे तो क्या करते थे, दादी आप क्या करती थी, उनसे बातें करते थे, उनको अच्छा लगता था। तो उनके जो एक्सपीरियंस होते थे, उनके जो अनुभव होते थे, उनका हम लोग लाभ उठाते थे, उनका जो ज्ञान था उनका हम लोग लाभ उठाते थे। तो देखिए सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान करना, ज्ञान या अनुभवों का जो है आदान प्रदान करना, आदान प्रदान है ना, लेना और देना। तो ये क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। पहले राजा महाराजाओं का जमाना था, तो राजा महाराजा जो है सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे करते थे? या तो घुड़सवार को घोड़े पे बिठा करके जो है लेटर दे देते थे, फिर वो रानी के लिए देने जाता था, या फिर कहते थे कबूतर जा जा जा, है ना, कबूतर को दे देते थे, कबूतर जो उड़ करके जाता था और वो दे करके आता था, या खरगोश के गले में बांध देते थे, या कुत्ते के गले में बांध देते थे, या बिल्ली के गले में बांध देते थे। अलग अलग जो है माध्यम थे सूचनाओं का आदान प्रदान करने के, है ना। शब्द मतलब आप लोगों ने तो शायद नहीं देखे होंगे, लेकिन हमको पता है हम जब छोटे छोटे थे तो पोस्ट कार्ड आया करते थे, डाकिया लेके आता था, अंतरदेशी लेके आता था। स्पीड पोस्ट तो अभी भी की जा रही है, शायद आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन आज मोबाइल के आने से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तमाम प्रकार के जो है माध्यम आ गए, तो उसकी वजह से इन चीजों को एक तरीके से साइड में कर दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन इनका आनंद ही अलग है। पत्र आया, पत्र पढ़ रहे हैं साहब, पत्र ऐसा भावुक आया कि हमको वैसे आंसू निकल रहे हैं, है ना। पहले ऐसे पत्र आते थे। फौज में जो लोग रहते थे, तो फौज में क्या होता है कि वहाँ फौजी जो लोग होते हैं उनके लिए पाबंदी रहती है कि मोबाइल वगैरह से डायरेक्टली जो है वो लिंक नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते डायरेक्टली इस तरीके से, क्योंकि सेना की जो गुप्त जानकारियां होती हैं कहीं वो साझा ना हो जाए। तो इस कारण से क्या है कि सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है उसके लिए यही माध्यम थे, या तो पोस्ट कार्ड के द्वारा या फिर अंतरदेशी और अन्य प्रकार की जो पत्रिकाएं जो आती हैं उनके द्वारा। तो इस तरीके से भावों और विचारों का आदान प्रदान करते थे। पत्नी का खत आता था, या माँ का खत आता था, भाई का आता था, या अपने किसी सगे संबंधी का आता था, है ना। कई बार फौजी जो है बेचारे मातृभूमि के लिए शहीद हो जाते थे, और वो पत्नी जो है राह देखती थी उसकी कि मेरा पति जो है लौट करके आ रहा होगा। फोन पे वही लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, उनसे बातें होती थी, इधर से भी वो लगता था, चार्ज लगता था, उधर से भी चार्ज लगता था। फिर वो वाले आए, वो 1 रुपये डाल दो, 1 मिनट बात होंगी, फिर दोबारा 1 रुपये डाल देते, फिर दोबारा बात होती थी। ऐसे सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। परसों की बीत गई बरसों, पर आए नहीं कह के परसों, यानी परसों की कह करके बरसों बीत गई, लेकिन मेरे जो पति हैं वो अभी तक नहीं आए, है ना। क्यों? फिर वो लेटर लिखती थी, तो वहां जो सेना हुआ करती थी उधर की तरफ से लेटर आता था कि आपके पति जो है शहीद हो गए। और ऐसी जगह पे उनकी हम लेकर के भी क्या आते, उनकी जो डेड बॉडी है वह भी हम लोगों को नहीं मिली, वो भी ऐसी जगह दब गई कि वो हम लोगों को नहीं मिली। तो ऐसी समस्याएं जो आती थी, सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता था वो इस तरीके से होता था। आज सूचनाओं का आदान प्रदान बदल गया, लोगों का खान पान बदल गया, चाल ढाल बदल गई, वेशभूषा बदल गई, हम लोग भौतिकवाद की दुनिया में चले गए। तो आजकल सूचनाओं का आदान प्रदान इस अलग अलग तरीके से हो रहा है। तो देखिए संचार के माध्यम से विचार, तथ्य, राय, ऐसे कोई 2 बात कर रहे हैं और तीसरा वाला बोल गया, तो वो बोलता है उससे मैंने राय मानी क्या, है ना, बीच में टोक देते ना। हाँ, तो राय, तथ्य यानी स्टेटमेंट्स, भावनाएं, या कोई दृष्टिकोण, एटीट्यूड बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इनको साझा किया जाता है किसके माध्यम से? संचार, है ना। संचार के माध्यम से कौन कौन सी चीजें हैं? विचार, तथ्य, राय, इनको जो है साझा किया जाता है। और देखिए संचार के जो प्रमुख लक्ष्य हैं, संचार के जो प्रमुख लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों में सूचनात्मक मतलब सूचना देना, सूचनात्मक, प्रेरणा का भाव हो उसमें,
शिक्षात्मक, शिक्षा से रिलेटेड हो, और मनोरंजनात्मक या मनोरंजन का हो। कई बार कहते हैं ना, जैसे कहानी सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, या कोई चुटकुला सुनाते हैं, तो फिर वो मनोरंजनात्मक हो गया। जैसे एक बार क्या था, दो दोस्त थे, क्या थे, दो दोस्त। तो एक तो पढ़ने में अच्छा था, एक पढ़ने में कमजोर था। तो जो पढ़ने में अच्छा था उसने पढ़ने में कमजोर वाले की मदद करना चाहिए, तो सब क्लासों में पास कराते हुए ले गया, वो पूरी पढ़ाई हो गई। अब संयोग से उनका एक जगह पे जो है सेंटर आ गया, वो उस परीक्षा में भी पास हो गए, लेकिन इंटरव्यू था, है ना, हाँ इंटरव्यू था। तो वो इंटरव्यू में क्या हुआ कि उसे इंटरव्यू में वो घुसा, अंदर गया, खटखटाया, यस कमिंग, सिट डाउन प्लीज, बैठ गया। उसे पूछा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान से सुनना है ना, आवाज मत करना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाब दे दिया। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि भारत स्वतंत्र कब हुआ, तो उसने कहा कोशिश तो सन 1857 को की है, लेकिन हुआ 1947 को। और तीसरा प्रश्न पूछा क्या पृथ्वी गोल है, तो उसने जवाब दिया वैज्ञानिकों का मत तो यही है, लेकिन कोई सिद्ध नहीं कर पाया है। और वेरी वो दे करके इंटरव्यू बाहर आया, और उसका जो दोस्त था जो कमजोर था पढ़ने में, उसने यो कहा प्रश्न गए बाहर में, तो यो बता आंसर कौन कौन से दें, आंसर बता। तो आंसर जो उसने बता दिए कि पहले का आंसर तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, दूसरे का आंसर कोशिश तो सन 1857 को की, 1947 को ये है, और तीसरे का आंसर ये है कि वैज्ञानिकों का मत तो यही है, कोई सिद्ध नहीं कर पाया है। अब पूरे कॉन्फिडेंस में घुस गया भीतर, बैठ गया। इंटरव्यू पहला क्वेश्चन पूछा आपका नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। दूसरा प्रश्न पूछा कि आपका जन्म कब हुआ, माने गई कोशिश तो सन 1857 को की गई, लेकिन हुआ 1947 को। अब वो एकदम टेंशन में आ गए, फिर वो कह रहे या तो तुम पागल हो या हम पागल हैं। तो उसने कही वैज्ञानिकों का मत तो यही है, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाया है ना। तो मनोरंजन, कौन सा वाला, मनोरंजन। मनोरंजन के तरीके से अगर भावों विचारों का हम लोग आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वो आता है मनोरंजनात्मक। देखिए परिवहन के जो साधन हैं, परिवहन के साधनों में 3 प्रकार के हैं, स्थल, जल और वायु। स्थल का मतलब क्या होता है, जमीन पे। तो जमीन में तो बेटा सड़क होती है, और एक रेलगाड़ी, बैलगाड़ी नहीं, बैलगाड़ी भी होती है, लेकिन रेलगाड़ी पूरा बड़ा है ना। स्थल पे सड़क, रेलवे और एक पाइपलाइन बिछाने में, 3 चीज हो गई, सड़क, रेलवे, पाइपलाइन, बराबर, सड़क, रेलवे, पाइपलाइन। इस सवाल क्लियर। अब आते हैं जल पे। जल में 2 प्रकार के होते हैं, अंदर और एक ऊपर। एक तो होता है अंतःस्थली, भीतर चलते हैं, नेवी के जो जहाज है वो अंदर चलते हैं, पानी के अंदर, एकदम अंदर। और एक होता है सागरीय या महासागरीय मार्ग, सागर में या महासागर में जो मार्ग बना दिए जाते हैं उनके द्वारा जाता है। तीसरा है वायु। वायु में 2 प्रकार का होता है, एक तो राष्ट्रीय लेवल पे मतलब देश में चलते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मतलब एक देश से दूसरे देश के लिए जाते हैं। तो कितने हो गए, 3, वायु, जल। वायु में कौन कौन से हो गए, अच्छा स्थल में कौन कौन से हो गए, बिल्कुल, स्थल में हो गए सड़क, और लास्ट में है जल, जल में होते हैं और सागरी व बराबर। अब चलिए आगे देखिए, भारत का सड़क जाल जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। अमेरिका है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जाल है। पूरा सड़क ही सड़क बिछी हुई है हमारे देश में, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो पहाड़ी इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, जहां पर सड़कें मतलब नहीं बन पाई है। लेकिन हमारी सरकार का प्रयास है कि सब जगह जो है सड़क हो, सब जगह लाइट की व्यवस्था हो, लोगों को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं आसानी के साथ उनको प्रोवाइड करवाई जा सके, उपलब्ध करवाई जा सके। अब देखिए
भारत में सड़कों का जो जाल है, जिसे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जाल माना जाता है, उसकी लंबाई है 56 लाख किलोमीटर। ये वार्षिक रिपोर्ट है 2017-18 की। अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद में अगर कोई योजना जो बनाई गई भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए, एक 20 वर्षीय पूरे 20 वर्ष की एक योजना बनाई गई, और वो सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1961। कब हुई थी? बिल्कुल। आप लोगों ने एक चीज और सुनी होगी, मुंबई से ठाणे के बीच में प्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी 1853 में, है ना? मुंबई से ठाणे के बीच में। तो वो तो स्वतंत्रता से पहले की बात है, लेकिन ये सड़कों वाली बात है। सड़कों की दशा सुधारने की 20 वर्षीय जो योजना बनाई गई थी, पीछे वाली लड़कियां ध्यान दें, पता नहीं कहां खो जाती हैं। ये क्या नाम है? हाँ, चाहे लड़ी दे रही है कि हो रही है आराम से। 20 वर्षीय सड़क योजना की शुरुआत हुई कब हुई थी? 1900। अब देखिए NHAI, आप लोग कहीं पे भी सड़क में देखेंगे ना, अपनी नेशनल हाईवे नंबर 3 गुजरा हुआ है, अगर आप उस पे देखेंगे तो NHAI के बोर्ड लगे हुए हैं, जहाँ पे वो लिखा रहता है ना 54 किलोमीटर 52 किलोमीटर, उसमें लिखा रहता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सुन ले, बोलेंगे नहीं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। और इसकी स्थापना कब हुई? 1995 से इसने काम करना शुरू किया। इसका एक ही उद्देश्य है कि हमारे देश में जितने भी NH हैं, नेशनल हाईवे हैं, एक तो होते हैं नेशनल हाईवे, एक होते हैं स्टेट हाईवे। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, तो जितने भी नेशनल हाईवे हैं, उस हाईवे पर किसी प्रकार की कोई भी घटना घटित ना हो, कोई गड्ढा हो गया, सड़क टूट गई, पुल टूट गया, पुल क्षतिग्रस्त हो गया, मरम्मत की आवश्यकता है, लाइनिंग जो पर्टिकुलर लाइनिंग बना दी जाती है व्हाइट, पिंक कलर की और रेड कलर की, स्टिकर वगैरह, रेडियम, ये सारी चीजें क्यों लगाई जाती हैं? जिससे अंधेरे में भी आसानी के साथ में जो है ड्राइवर उस रास्ते से जो है गुजर पाए, अच्छे से जो है गुजर पाए, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने पाए। रात में अगर वो वाइट वाला बॉर्डर दिख रहा है तो वो गाड़ी ले जा रहा है आराम से ड्राइवर, तो वो अंधेरे में, मतलब जैसे धुंध हो रही है, कोहरा हो रहा है, तो उस स्थिति में भी वो आसानी के साथ जा सकेगा। बहुत सारे ऐसे नियम बनाए हैं जिनकी एरो के निशान लगे रहते हैं, है ना? आगे मोड़ है, विकट मोड़ है, उसमें लिखा रहता है रेडियम से दुर्घटना संभाव्य क्षेत्र, ये दुर्घटना संभाव्य क्षेत्र है। बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी रहती हैं, कृपया यहाँ रुक कर चले, धीमे चले, यहाँ विकट मोड़ है, बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी रहती हैं। अगर उनका हम पालन करें तो निश्चित रूप से हम लोग ऐसी जो आपदाएं होती है, घटनाएं होती हैं, उनसे बच सकते हैं। और हम लोग ऐसे लोग जो कई बच्चे हैं जिनके माता तो खैर नहीं है, लेकिन पिताजी हैं जो ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं, ड्राइविंग का काम करते हैं, तो वो उनसे कह सकते हैं कि आप लोग हमारी खातिर दारू पी करके ना चलाएं, मदिरा पी करके जो है बस ना चलाएं, ट्रक ना चलाएं, तो निश्चित रूप से हम ऐसी जो आपदाएं हैं, विपदाएं हैं, उनसे बच सकते हैं। अब देखिए, सड़क योजना का पहला जो गंभीर प्रयास हुआ था भारत के अंदर, तो वो नागपुर योजना में हुआ था 1943 में। ठीक है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 5840 किलोमीटर लंबी। कितनी? 4 लाइन और 6 लाइन, मतलब 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 6 लाइन। आनंद आ जाएगा ना? अलग अलग गाड़ी निकल रही है, वीडियो निकल रहा है, वो निकल रहा है, ड्रोन से चित्र वगैरह आप लोगों ने टीवी पे देखे होंगे। तो 4 लाइन और 6 लाइन की, हमारे यहाँ तो 2 लाइन की है, 4 लाइन 6 लाइन वाली भी होती है। तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है जो 5840 किलोमीटर लंबी है, इसमें देखिए 2 है, एक तो है उत्तर दक्षिण गलियारा और एक है पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो गलियारा है वो 4016 किलोमीटर है। कितना है? 4016। बिल्कुल। अब पूर्व पश्चिम गलियारा 4016 किलोमीटर हो गया। अब देखिए कहां से कहां तक है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4016 किलोमीटर। और एक है पूर्व पश्चिम गलियारा, जो ये तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम टोटल हो गया। और ये है असम से लेकर के उत्तर दक्षिण में अगर हम बात करेंगे तो उत्तर में कौन है? कश्मीर, श्रीनगर, ठीक है। वहां से लेकर के दक्षिण में तमिलनाडु में कन्याकुमारी। तो कश्मीर, श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी, तमिलनाडु बिल्कुल नीचे दक्षिण तक। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो 4016 किलोमीटर है। आप लोग ऐसा ना समझे कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम टोटल इतना है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। उत्तर दक्षिण गलियारा 4016 किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, उसका श्रीनगर है, वहां से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है। तो ये जो है, और पूर्व पश्चिम गलियारे में पूर्व में जो है असम है, सिलचर, वहां से लेकर के पोरबंदर गुजरात तक है 3640 किलोमीटर। तो ये आप लोगों को जो है अच्छे से याद करना है। इसमें अगर आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत आती है, अभी ध्यान रखें, सड़क परियोजना में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, इसको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। देखिए थोड़ा जगह का भाग है, यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए MKDC, ये याद रखना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में MKDC यानी 4 महानगर हैं। ऐसे भी आ सकते हैं MKDC, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं आप लोग, है ना। देखो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, इन चारों महानगरों को परस्पर जोड़ा गया है। ये है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, MKDC। आजकल शॉर्टकट का जमाना है, तो शॉर्टकट के जमाने का आप लोग यूज करें भाई। जैसे माने चलो कोई लड़की है, बाप का नाम रख दो जीवी, गुलाबो बाई, है ना, तो जीवी कहती बात है। जैसे मेरा नाम है भगवान सिंह, तो BS कह दिया मुझसे। अब देखिए मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, ये 4 महानगर हैं, इनको परस्पर जोड़ा गया है। और ये जो परियोजना है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 5840 किलोमीटर लंबी है। तो बेटा जो आज मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाया है, मुझे उम्मीद है कि कल आप लोग इसको बेहतर तरीके से लर्न करके लाएंगे। और जो लड़कियां विद्यालय में दूर दराज के गांवों से आती हैं, वो नहीं आ पा रही हैं, तो उनको जो ये वीडियो है वो मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा ग्रुप में, जिससे आप लोग उनको भेज करके उनको लाभान्वित कर सकते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं नई क्लास के साथ।